तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों आपका, जिसका कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये वाला सैम्पल पेपर फिजिकल एजुकेशन का बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे। इसी सैम्पल पेपर का ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जा करके देख लीजिए। उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि भैया जो आपका पेपर होने वाला है 27 तारीख को, जी हाँ बच्चों 27 दिसंबर 2023 को जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा क्लास 12th का, यानी आप सभी बच्चों का, इसके अंदर ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यालय स्टडी पॉइंट को। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। जैसे ही आपका यहाँ पर बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे ना आप, ठीक है, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाएगा। और जैसे ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियोस को देखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी वो वाला सामान्य निर्देश हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इस पार्ट में करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन सी यानी खंड सी से, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले रहने वाले हैं, ठीक है, जिनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। ये लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन डी आएगा, यहाँ पर खंड डी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। और लास्ट का जो हमारा सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 34 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये 5-5 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि लघु उत्तर प्रकार के रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा बच्चों। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। वीडियो को पॉज करके अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भैया किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका उत्तर यानी उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी या खंड ग भी बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विटामिन ए, बी और डी का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विटामिन ए के बारे में बताना है, बी के बारे में बताना है और विटामिन डी के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करके। यहाँ पर जो विटामिन ए है भैया, इसे रेटिनल भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, खास करके आँखों के लिए। अगर किसी को आँखों की समस्या है, ठीक है, या फिर आँखों से देखने में कमी रहती है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप विटामिन ए वाले पदार्थ ज़्यादा लें। अगर विटामिन बी की बात करें यहाँ पर, तो विटामिन बी जो है इसके अंतर्गत विटामिन के 6 समूह आ जाते हैं, 6 ग्रुप आ जाता है, जो कि ओवरऑल जो हमारा हेल्थ होता है ना, सामान्य स्वास्थ्य जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन बी। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये शरीर की हड्डियों को बनाने में और उनकी वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और विटामिन डी जो है मेनली आप धूप से ले सकते हैं, जैसे सन जो हमारा निकलता है, सूरज निकलता है, तो उससे जो धूप निकलता है, ठीक है, वो आपका विटामिन डी जो है आपको देता है शरीर के अंदर। तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी धूप निकले तो 10 से 20 मिनट तक आप ज़रूर धूप में रहे, ताकि आपके शरीर को पूरा धूप लगे, ठीक है।
सनलाइट लगे, जिससे कि आपका जो विटामिन डी है आपके शरीर में उसकी कमी ना हो। और मैं भी रोज़ाना ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम 10 से 20 मिनट तो सनलाइट में रहूँ, यानी सूरज के धूप में रहूँ, ताकि मेरे शरीर में विटामिन डी बरकरार रहे। और आप नेचुरली भी कर सकते हैं, मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ कि अगर आप सनलाइट लेंगे ना, प्रॉपर सूरज की धूप लेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, एक्टिव एनर्जेटिक लगेगा आपको। ठीक है, आप कभी कोशिश कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब विटामिन ए बी एंड डी एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड करके। ठीक है, तो आंसर आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के किन्हीं 6 लाभों को शामिल करते हुए एक माइंड मैप बनाइए। ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी हम करवाते हैं, ठीक है, तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या बेनिफिट होगा, उसका आपको एक माइंड मैप बनाना है लिखते हुए। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के लाभ, जैसे कि शारीरिक सुधार होगा उनका, मानसिक सुधार देखने को मिलेगा, आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उनका, व्यक्तित्व को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट रहेंगे अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शारीरिक गतिविधियाँ करवाते हैं तो। ठीक है, बाकी आप ओवरऑल यहाँ पर उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे शारीरिक सुधार की बात करें तो एकाग्रता में सुधार आएगा, उनका बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा यानी लचक में सुधार आएगा, शक्ति में सुधार, सहनशीलता में सुधार, ठीक है, मोटापा वगैरह नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर शारीरिक सुधार में लिख सकते हैं। फिर मानसिक सुधार में भी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की और सैम्पल पेपर वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की भी हमने वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर की, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, होम साइंस हो गया आपका। तो ये सारे सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा सैम्पल पेपर, आपको चैनल पे इनकी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इनका भी वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम वीडियोज़ को चेक करते रहा कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इन सैम्पल पेपर्स के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पेपर में बार बार आते हैं, तो आपके एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। खासकर फिजिकल और जियोग्राफी की मैं बात बताता हूँ, इसमें तो जो क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग, ये डिट्टो आ जाता है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 26वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों के बीच में अंतर करना है आपको। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग होता है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। जैसे एक स्प्लेंडर बाइक होती है ना, उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं ताकि उसको भूं भूं भगा सके, तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारे आहार का यानी हमारे खाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यह हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल की तरह वर्क करता है, यानी कि ईंधन की तरह काम करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, विभिन्न कह सकते हैं रासायनिक संयोजन के कारक ये हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शर्करा या फिर साधारण कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें अनाज, गेहूँ, चावल, रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में ये पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से मीठा होता है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं शर्करा मोनो क्रोसाइडस और डाइसोक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज व मोल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, जो हमारे साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और इनमें शर्करा पॉलीसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील भी नहीं होते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज प्रमुख है, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर,
चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमारे आहार को में जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा इसी पॉलीसेक्राइड्स से प्राप्त होती है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं। आप सोचे होंगे कि साधारण वाला कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली लेते होंगे, लेकिन नहीं, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है वही हम लोग डेली लेते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप करके। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भार नियंत्रण हेतु भोजन का वर्णन करें। ठीक है, अगर किसी को अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखना है तो उसको किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट जो होता है आपका, या संतुलित भोजन कह लीजिए, वो करना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। अधिक रेशेदार भोजन को खाना चाहिए। नियमित चिकित्सा जांच करवाती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे जो है सो कि बातचीत करते रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना। और अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जो फैट वाला चीज़ होता है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई आदमी करता है तो वो अपने वेट को कंट्रोल में रख सकता है। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा वजन कर सकता है ना कम वजन कर सकता है, यानी नॉर्मल वेट अपना मेंटेन कर सकता है। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब फूड्स फॉर वेट कंट्रोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां क्वेश्चन है। और 28वां क्वेश्चन हुआ देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर 4 ही पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 5वां पॉइंट है आपका जो ये लिखा हुआ है, अधिक वसा का सेवन ना करना। तो ज़्यादा जो फैटी चीज़ें होती हैं उनका आपको जो है सो कि कंजम्पशन नहीं करना है। 5वां पॉइंट इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर हमारा, कि टूर्नामेंट से क्या अभिप्राय है तथा नॉकआउट टूर्नामेंट व लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। कि टूर्नामेंट होता क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, इसके अंदर आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए, टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है। ठीक है, मैचों की एक श्रृंखला होती है जिसके अंदर लास्ट में एक जो टीम होती है वो विनर निकल करके आती है। ओके, तथा बाकी सभी टीम मैच हार जाती है। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियां हैं जो अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा यानी धन, समय की उपलब्धता, ठीक है, मैदान उपलब्ध है कि नहीं, उपकरण है कि नहीं, खेल अधिकारियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि टूर्नामेंट करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि टूर्नामेंट का मतलब होता है कि सभी टीमों की एक श्रृंखला होगी, अलग अलग टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट में कोई एक टीम जाकर के विजयी होगी। तो ये तो टूर्नामेंट की बात रही। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था कि नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है, इसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। और जो लीग टूर्नामेंट होता है इसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित किया जाता है, जैसे आईपीएल जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये भी आपका लीग टूर्नामेंट का एक एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी टीम पार्टिसिपेट करेगी एक बार वो दूसरी टीम के साथ मैच जरूर खेलती है। ठीक है, ये आपका लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और टूर्नामेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि गोमुखासन से क्या अभिप्राय है एवं लाभों के बारे में इसका व्याख्या कीजिए कि गोमुखासन के लाभ क्या रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका गोमुखासन होता है ये योगा का एक आसन होता है जो कि इस प्रकार से करते हैं। ये भैया जी जो कर रहे हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं भैया जी, तो इस तरह से ये जो कर रहे हैं भैया जी इसे गोमुखासन बोलते हैं। अब गोमुखासन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, गोमुखासन वह आसन है जिसमें हमारे पैरों की मुद्रा गाय के मुख के समान लगती है। ठीक है, गौ का अर्थ होता है रोशनी से भी, और इसीलिए गौमुख का अर्थ अंदरूनी रोशनी का, मस्तक की रोशनी भी है। ठीक है, गोमुखासन में शरीर में कई अंगों में एक साथ खिंचाव पैदा होता है, जैसे कि घुटना, जांग, कूल्हा, छाती, गर्दन, बाहें तथा पैर। तो ये गोमुखासन के बारे में बेसिक बातें बताई गई है। इसके लाभ क्या होते हैं, यह आसन करने से शरीर सुडौल होता है, लचीला होता है और आकर्षक बनता है। ठीक है,
वजन कम करने के लिए यह आसन काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वेट कम करना है तो उसमें भी आपको ये योगा का आसन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर देखिए 29वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये आपका केस स्टडी बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर हमसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मेनली आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो 29वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया गया है, अपर हाफ हो गया आपका, लोअर हाफ हो गया, है ना, टीम्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड करके, है ना, बाई के बारे में बताया गया, फिर विनर के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि ऊपर दी गई स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूसरे दौर में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। तो कुल मैचों की संख्या जो होगी वो होगी 8, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द सेकेंड राउंड इज 8 करके। सेकंड क्वेश्चन है मैच की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो n-1 जो है ये हमारा यहाँ पर, अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस मामले में चौथे दौर को डैश भी कहा जा सकता है, तो सेमीफाइनल भी कह सकते हैं फोर्थ राउंड को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाई की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो सेकंड माइनस एन करके जो आपका फॉर्मूला है, इससे हम लोग बाई की संख्या का गणना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि राउंड की संख्या की गणना करने का सूत्र होगा, तो वो होगा सेकंड माइनस एन करके, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में अभी आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिम्नास्टिक अभ्यास के दौरान खुशबू को बैलेंसिंग बीम पर अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। उसके कोच ने उसे संतुलन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुशबू है, ठीक है। ये आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए केवल बता रहा हूँ, फिक्शनल है ये जो नाम मैं ले रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लड़की है इसका नाम खुशबू है, और ये इस तरह से जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसके जो कोच है उन्होंने संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर देखिए संतुलन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको बैलेंस बनाना है तो आपका जो ग्रेविटी होता है उसका सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र समर्थन के आधार के केंद्र के जितना करीब होगा उतना ही डैश होगा, उतना ही स्थिर होगा। जितना ज़्यादा आप बीच में रहेंगे ना गुरुत्वाकर्षण के, उतना ज़्यादा आप स्टेबल रहेंगे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और स्टेबिलिटी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति डैश के आधार पर बदलती है। तो बल के प्रतिच्छेदन की स्थिति के आधार पर जो गुरुत्वाकर्षण की केंद्र की स्थिति है वो बदलती है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि शरीर पर कार्य करने वाली सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बलों का योग डैश होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सम ऑफ ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0 करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किसी वस्तु का डैश औसत स्थान होता है। तो वजन जो औसत स्थान होता है ये होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब वस्तु पर लगने वाले बल का योग और पिंड पर लगने वाली गति का योग दोनों 0 के बराबर होता है तो पिंड को डैश कहा जाता है, तो संतुलन कहा जाता है, स्टेबिलिटी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। स्टेबिलिटी कह सकते हैं, इक्वल जैसे कि लिब्रियम करके भी कह सकते हैं, जहाँ तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक नहीं है यही होगा आंसर आपका। कई बच्चे क्या होते हैं, मैं अगर बोल देता हूँ ना जहाँ तक है या इसका आंसर ये हो सकता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यही इसका आंसर होने वाला है। 31वां क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है, केस स्टडी बेस्ड, कि स्कूल प्रबंधन को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। फिटनेस के लिए आजीवन आदतें विकसित करने और उन्हें समाजीकरण के कई अवसर प्रदान करने के लिए स्कूलों को यह समझाने की आवश्यकता है कि शारीरिक
शारीरिक जो हमारा शिक्षा होता है कोई माध्यमिक विषय नहीं है, बल्कि यह अन्य कौशलों की तरह ही महत्वपूर्ण है, और स्किल जो होते हैं हमारे, उसी तरह ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया है, ये आप चित्र भी देख सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग, मेडिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, ठीक है, स्पेशल नीड्स इश्यूज इन चिल्ड्रन करके इस तरह से आपका ये दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि सकल मोटर और लचित मोटर कौशल का विकास ऐसे लाभ है जो डैश का हिस्सा है, तो शारीरिक लाभ का हिस्सा है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति के रूप में श्रेणीबद्ध गतिविधियाँ डैश में शामिल है, तो सरल से जटिल में शामिल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। अगला है कि गतिविधियों के लिए डैश व्यवधान रहित होने चाहिए। ठीक है, तो अंतरिक्ष यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ये इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वे गतिविधियाँ जिनमें दौड़ना, कूदना, ठीक है, सरपट दौड़ना, लुढ़कना, छलांग लगाना, चकमा देना, क्षैतिज छलांग, फिसलन शामिल होता है, वो आपका लोकोमोटर गतिविधि कहलाता है। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और लोकोमोटर एक्टिविटी आप कह सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसके अंदर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हमसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर देखिए 32वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए। सबसे पहले तो ये समझिए अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी होती है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित होता है। यह श्वास नलिकाओं में सूजन कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज़ के स्पर्श में आते ही ये तीखी प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे ग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फेफड़े में हवा वो प्रॉपर आ ही नहीं पाता। मेरे जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा अस्थमा होते हुए। मेरे एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसको अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, अस्थमा भी कई तरह का होता है। तो अस्थमा में क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल सांस ले सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब आराम से हम अपने नाक से, मुँह से इस तरह साँस ले सकते हैं। ठीक है? तो जब उनको अटैक आता है अस्थमा का, तो क्या होता है ना, वो साँस ले ही नहीं पाते हैं। उनका जो फेफड़ा होता है ना, वो साँस कंज़्यूम ही नहीं कर पाता है ठीक तरह से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम लोग तो नॉर्मली ऐसे साँस ले सकते हैं, लेकिन जिसको ये बीमारी होती है अस्थमा की, वो साँस ले ही नहीं पाता क्योंकि उसके फेफड़े में दिक्कत होता है। ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं: धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये ऐसे बीमारियां हैं जिनको ज़िंदगी भर आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर ये किसी व्यक्ति को हो गए तो ज़िंदगी भर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई दवाई नहीं बना है कि जो इसको खत्म कर सके। ठीक है, अब अस्थमा को नियंत्रण या कह लीजिए कंट्रोल में करने वाला, नियंत्रण में करने वाला जो योगा आसन है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर्वतासन हो गया, भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, मत्स्यासन हो गया। ये योगा के कुछ आसन हैं जिसको अगर व्यक्ति करता है, जिसको अस्थमा की बीमारी है, ठीक है, तो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा आपका अस्थमा। इस तरह से इनके बारे में लिख सकते हैं। इनमें से किसी एक के बारे में डिटेल में लिखना था, तो भुजंगासन के बारे में बता दिया कि कैसे करते हैं, विधि क्या रहता है। तो भुजंगासन आप देखिए, ये भुजंगासन कर रहे हैं भैया जी। ठीक है, करते कैसे है, आसन पर पेट के बल लेट जाए करके, है ना, इस तरह से यहाँ पर एक आसन ले लीजिए। योगा का मैट जो होता है जिस पर योगा किया जाता है, वहाँ पर पेट के बल लेट जाइए। फिर दोनों पैरों की एड़ियाँ तथा पंजों को मिलाकर लिटाकर तान दे, है ना, और दोनों हाथों को मोड़कर चेहरे के दाएं बाएं ले आए। यहाँ पर आप बाकी का प्रोसेस देख सकते हैं, और एक्चुअली में करते कैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा अस्थमा के नियंत्रण में एक जो आपका योगा आसन है उसका विधि। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 33वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि स्वास्थ्य भार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए शरीर का जो भार होता है उसको नियंत्रित करने हेतु आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे। एक जो नॉर्मल वेट होता है उससे आप क्या समझते हैं, और जो आपका हेल्दी वेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जीवन यापन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो एक हेल्दी वेट होता है वो मेंटेन रहे। इस तरह से करके एक क्वेश्चन है। तो देखिए, स्वास्थ्य वजन शरीर का वह वजन होता है जो किसी व्यक्ति को बीमारियों के जोखिम के बिना स्वस्थ जीवन जीने की अनुमति देता है।
स्वस्थ वजन को ऊंचाई और वजन चार्ट के उपयोग से जाना जाता है, या ऊंचाई वजन डेटा का उपयोग करके बीएमआई की गणना की जाती है। देखिए, आप अगर गूगल सर्च मारेंगे तो आपको पचासों आर्टिकल, पचासों इस तरह से चार्ट मिल जाएगा, जिसमें बता दिया जाता है कि अगर आपका वेट इतना इतना है तो आपका यहाँ पर हाइट कितना होना चाहिए, है ना, और इतना इतना हाइट है अगर आपका तो नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जिसे हम लोग मेनली बीएमआई के थ्रू निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स आप कह सकते हैं इस तरह से ना। और स्वस्थ शारीरिक वजन को नियंत्रित करने की विधि क्या हो सकता है? उचित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कैलोरी जो होता है उसको जब आप सेवन करते हैं कैलोरीज का, तो अच्छे से निगरानी में रख करके करना चाहिए। साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली जीनी चाहिए, नियमित शारीरिक व्यायाम करते रहना चाहिए, प्राणायाम, संतुलित आहार, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका एक जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वो वेट आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो हो सकता है आप अंडर वेट रह जाए, यानी आपका वेट कम हो जाए, या फिर आपका वजन बढ़ जाए। आज के टाइम पे वजन बढ़ना बहुत एक कॉमन चीज़ हो गया है भैया, क्योंकि चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और इन फास्ट फूड्स के अंदर होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, ठीक है, जो कि आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, लेकिन वो गुड फैट नहीं होता है, बैड फैट होता है। देखिए, दो तरह का आपका फैट होता है, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट आपका पनीर वगैरह और ऐसे आपका नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो होता है उनसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, या फिर आपका जो डेली वेजिटेबल वगैरह जो खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उससे आपको गुड फैट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जो आपका बैड फैट होता है इस तरह के फास्ट फूड से मिलता है। तो गुड फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो बैड फैट होता है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हार्ट अटैक, ठीक है, या इस तरह की गंभीर बीमारियां का शिकार वही लोग होते हैं जो बैड फैट ज़्यादा जिनके बॉडी में होता है। समझ रहे हैं आप? तो फास्ट फूड खाना आज से ही कम कर दीजिए भैया, या कोशिश कीजिए ख़त्म ही कर दीजिए। फास्ट फूड कभी ज़िंदगी में खाइए ही मत, ठीक है। वो आपके ऊपर है कंप्लीटली डिसीजन, आप क्या लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया, संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिसे हमें एक दिन में ज़रूरत होती है। एक दिन में हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए, एक कार को, एक बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल की ज़रूरत होती है ना, वो उनका फ्यूल होता है, उनका ईंधन होता है। तो हमारे शरीर का ईंधन क्या होता है? डेली जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो होता है पोषक तत्व, वो हमें खाने से मिलता है, ठीक है। और संतुलित आहार की बात हो रही है, इसके अंदर वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, पानी, फाइबर, विटामिन, खनिज, मिनरल, जो जिसको इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके संतुलित आहार बनता है। इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन करना है हमें। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता सकते हैं आप, वसा के बारे में बता सकते हैं, प्रोटीन के बारे में, जल के बारे में बता सकते हैं, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पर अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि गैर पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो गैर पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो देखिए, गैर पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं मिलता है, आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं, किंतु ये तत्व हमारे पाचन के लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली सलाद वगैरह जो होता है उससे हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। उसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे खाना होता है जो हम खा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को उससे कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं आप? जिसमें आपका फाइबर आ जाता है, रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फाइबर क्या काम करता है? ये मल त्यागने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, कब्ज होने से रोकता है, ठीक है। जब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपने देखा होगा, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बहुत तेज़ी से प्रेशर लगाते हैं, इस तरह से करके प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो जो तेज़ी से प्रेशर लगा करके जो इनका मल त्याग होता है तो उनको कब्ज की बीमारी होती है, ठीक है। तो जिनको कब्ज का प्रॉब्लम है और जो अपना कब्ज वगैरह नहीं चाहते हैं तो वो फाइबर युक्त खाना खाए, ठीक है।
आंतों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। ताजे फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो कोशिश किया कीजिए ताजे फल वगैरह खाया कीजिए। जिसको ये बीमारी है उनको बोलिए ताजे फल खाए, खास करके सलाद वगैरह खाए, ठीक है। रंग योगी, कुछ रंग वगैरह जो डाला जाता है हमारे खाने में जो कुदरती तौर पर होता है, ठीक है, जैसे फल सब्जियां लाल संतरी पीले नीले हरे सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थों में कुदरती तौर पर भी होता है, आर्टिफिशियल भी डाला जाता है। तो ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो नहीं दे रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक कह सकते हैं बेनिफिशियल होता है, ठीक है। खासकर मैं यहाँ पर कुदरती तौर पे बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल तो बेनिफिशियल नहीं हो सकता है ना। अगला है स्वाद यौगिक। स्वाद यौगिक न तो ऊर्जा देते हैं और ना ही पोषण देते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में ज़्यादातर होते हैं, जैसे दूध में चाय डाल करके, सब्जी में नमक डाल करके जो हम खाते हैं, इससे स्वाद बढ़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में पोषक तत्व दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रेंट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टू नॉन न्यूट्रेंट्स करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर नंबर 1 जो है बच्चों वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये सैम्पल पेपर पूरा आपको समझ में आया होगा बच्चों। यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।